Hello students, welcome to SIT classes. If you are new to this channel, do subscribe to this channel. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. तो ये NTSC का मास्टर क्लास है, ये NTSC का मास्टर क्लास सीरीज़ है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है जहाँ पर हम केमिस्ट्री में चैप्टर डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, इस चैनल में यहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली तुम्हें तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फ्री में हम टेस्ट अपलोड करते रहते हैं। तो इन सब के लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। तो डू फील फ्री टू अपीयर इन दीज टेस्ट ताकि तुम अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और थियोरेटिकल क्लैरिटी जो है उसे चेक कर सको। ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का NTSC मास्टर क्लास लेक्चर नंबर 8 जहाँ पर हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो तुम्हारा ज़रूरी क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हारे डिस्कवर हो रहे थे। मान लो ऐसे के कई सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, A B C D E F G H। तो समझ लो एक शॉप है, समझ लो एक शॉप है और इस शॉप में कई सारे सामान ऐसे करके रखे हुए हैं। ओके, तो और यहाँ पे कोई शॉपकीपर है। तो अगर कोई आता है कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, वो बोलेगा कि मुझे समझ लो मुझे सोप चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सारा सामान अगर रैंडमली किसी भी जगह इस शॉप के अंदर अगर रैंडमली किसी भी जगह अगर रखा हुआ है तो शॉपकीपर को दिक्कत होगा ना। वो साबुन जो है या वो सोप जो है उसको पर्टिकुलर जगह से निकालने के लिए। तो इसीलिए शॉपकीपर क्या करता है कि शॉपकीपर के दुकान में कई सारे रैक्स होते हैं। ठीक है, कई सारे रैक्स होते हैं जहाँ पर वो सामान सब रखता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा सोप रखा, तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ मान लो यहाँ पे परफ्यूम रखा, ऐसे करके यहाँ पे जो सोप वाला कैटेगरी है इसमें जितने तरीके के सोप है वो यहाँ पे रखता गया, जितने परफ्यूम है वो यहाँ रखता गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा राइस रखा, ठीक है, तो जितने तरीके का राइस है वो यहाँ पे रखता गया। यहाँ पे पल्सेस रखा, तो जितने किस्म के दाल है वो यहाँ पे रखता गया। तो अगर तुम्हारे पास कई सारे सामान हैं then it is strategically important to categorize them so that it is much more effective for us to remember or to understand about that specific item। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पे शॉप में जैसे बहुत सारे सामान थे ऐसे ही तुम्हारा कई सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसको रैंडमली हम तो नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हमको एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में जानना हो तो हम उस जो भी जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें से उस स्पेसिफिक एलिमेंट को निकाल करके फिर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर शुड बी एन ईजी वे अराउंड। ठीक है, ईजी वे अराउंड क्या है कि मतलब हम क्या करें कि क्लासीफाई कर लें या फिर एलिमेंट्स को कैटेगराइज करके लिख लें एक जगह। ठीक है, कैटेगराइज करके लिख लें और ऐसे लिखें, ठीक है, कि अगर इसका एक स्पेसिफिक पोजीशन है तो इसका पोजीशन देख करके हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाए। ठीक है, जैसे इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, ठीक है, इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, हमको हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको कैटेगराइज नहीं करते तो क्या हमको एक एलिमेंट जो भी एलिमेंट हमको चाहिए उस रैंडम जगह से हमको उठा करके उस एलिमेंट के बारे में सब कुछ याद करना पड़ता। पर यहाँ पर हमको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम सिंपली उसका पोजीशन देख लेंगे कि जो भी मेरा क्लासिफिकेशन है जिस ऑर्डर में हम अरेंज किए हैं हम उसका पोजीशन देख करके उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द एक्चुअल नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये केमिस्ट्री में बहुत पहले से इस चीज़ को कैटेगराइज करने की कोशिश की जा रही थी। ओके,
तो आज के लेक्चर में, ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। और तुम्हारा डोबेनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये तुम्हारा कंसिडर करेंगे आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और जो भी ट्रेंड्स हैं वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, द इंक्रीज इन डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मेड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दी ऑल दैट वाज नोन अबाउट दी एलिमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर हो रहे थे, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत हो रहा था। और ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो उस एलिमेंट को याद रखने में, उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को याद रखने में, ठीक है। सो increase in the discovery of different elements made it difficult to organize all that was known about the elements. To study a large number of elements with ease, various attempts were made. The attempts resulted in classification of elements into metals and non-metals. तो ये metals and non-metals वाला एस्पेक्ट जो है, इसको लेक्चर के आगे आने वाले सीरीज़ में हम इसको समझेंगे। तो बेसिकली जो क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया गया, तो उसमें तुम्हारे शुरू में तुम्हारा डोमिनियर ट्राइड्स था, ये एक कोशिश था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, ये पहला कोशिश था। उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये तुम्हारा सेकंड कोशिश था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। फॉलोड बाय ये तुम्हारा तीसरा कोशिश था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग था, ठीक है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस थे, बट येट इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। फॉलोड बाय फाइनली पीरियोडिक टेबल फॉलोड बाय फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम्हारा आज के डेट में ये फॉलो होता है, ओके। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डोमिनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे इस लेक्चर सीरीज में, ओके। इन सब के लिमिटेशंस, इन सब के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इन सब के ड्रॉबैक्स और इन सब के ट्रेंड्स जो थे, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Now Dobinier's triads. This classification is based on the atomic mass. According to this, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, groups of three elements having similar properties are obtained. The atomic mass of the middle element of the triad being nearly equal to the average of the atomic masses of the other two elements. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि डोमिनियर ट्राइड्स में, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। तो इट वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया और फिर ऐसे लिखा गया, और ये इनका एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया ऑन द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड दे वर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री, ठीक है। देवर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ थ्री। तो तीन के ग्रुप में अरेंज करने के बाद फिर ये नोटिस किया गया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है, इट इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ, ठीक है, इट इज़ नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ, ठीक है। मतलब लिथियम प्लस सोडियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है, दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो ये तुम्हारा ट्रेंड देखा गया, दिस वाज द ट्रेंड,
ट्रेंड क्या था कि द एटॉमिक मास of the middle element the atomic mass of the middle element was nearly equal to the average of other two elements। तो यहाँ पे इस लॉ में तुम्हारा क्या किया गया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया गया, उनको तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया गया। ठीक है, तीन तीन के ग्रुप में। और हर एक ग्रुप में तुम्हारा क्या था, जैसे तीन तीन एलिमेंट थे, जैसे यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई। और हर एक ऑर्डर में जो एटॉमिक मास था वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था और तीन तीन के ग्रुप में हम उसको अरेंज करते जा रहे थे, तो बीच वाला जो एलिमेंट था दैट वाज इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। जो बीच वाला एलिमेंट था इट वाज द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। सिमिलरली बीच वाला एलिमेंट वाज, बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट वाज द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया। तो दिस इज द डोमेनियर्स ट्रायड्स। तो जैसे डोबेनियर ट्रायड्स का तुम्हारा ऐसे करके ये तुम्हारा बना था। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा ग्रुप ए है जहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास था 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो एज पर डोबेनियर ट्रायड जो बीच वाला एलिमेंट है, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो तुम्हारा एटॉमिक मास है दैट वाज इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, मतलब लिथियम और पोटेशियम का जो मीन होगा। तो लिथियम और सोडियम लिथियम और पोटेशियम का मीन देखो क्या है, 39 और इधर 7। तो 39 प्लस 7 अपॉन 2 दैट गिव्स यू इक्वल टू 23। और 23 देखो किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, दिस फॉर्म द ग्रुप बी। कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40, स्ट्रॉन्शियम का 87.5 और बेरियम का 137.5। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मीन देखो, इनका एटॉमिक मास का मीन देखो, बेरियम और कैल्शियम का 137 प्लस 40 अपॉन 2 दैट गिव्स यू दी 88.5 दे रहा है, जो कि इसका वैल्यू है क्लोज टू द वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा डोबेनियर स्ट्रैट्स का जो ट्रेंड था, ठीक है, उसको और थोड़ा सा इलेबोरेटली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और कुछ एग्जांपल्स के लिए ट्रेंड क्या था तुम्हारा, मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट्स एटॉमिक मास is the mean of other two elements, other two elements। ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का भी देखे ही थे, लिथियम का 7, 23, 39। तो लिथियम प्लस पोटेशियम अपॉन 2 मतलब 7 प्लस 39 अपॉन 2, ये तुम्हारा दे रहा है सोडियम का एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा एक ग्रुप बन रहा था, ये कौन सा था तुम्हारा, ये ग्रुप चेक बना था। तो इस ग्रुप में देखो इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हो रहे थे। जैसे देखो तीनों जो हैं वो तुम्हारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। ठीक है, तीनों जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करें तो वो तुम्हारा क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तीनों में कॉमन था। और तीनों का जो वैलेंसी है, तीनों का जो वैलेंसी है वो भी तुम्हारा दैट वाज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये तुम्हारा एक और चीज़ देखा गया कि जो एक एक मतलब जो तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया जा रहा था, ठीक है, और जिनमें ये प्रॉपर्टी देखा जा रहा था कि तुम्हारा बीच का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है दैट इज़ द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, तो उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो दिस वाज अ नाइस स्टेप, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या इसको मतलब ग्रुप जो बना रहे हैं, ठीक है, उसको रैंडमली सिर्फ एवरेज मतलब बीच वाले एलिमेंट का एवरेज मीन बैलेंस करने के लिए नहीं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम नोटिस करके फिर उसको एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का तुम्हारा 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो तुम्हारा ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। तो देख सकते हैं क्लोरीन का 35.5 है, तो इसको ले लिया गया 35 अप्रॉक्सीमेटली प्लस 127 अपॉन 2 दैट गिव्स यू 81, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन क्या है तुम्हारा 80 है, तो जो एवरेज आ रहा है दैट इज क्लोज टू द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप बना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इनके देखो क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किए गए, दैट दीज एलिमेंट्स हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। तो इसका देखो ऑल आर नॉन मेटल्स, ठीक है, तीनों जो है वो तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तीनों जो है वो तुम्हारा तीनों जो है वो तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। और सभी का जो वैलेंसी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी का वैलेंसी जो है वो तुम्हारा है -1, ठीक है। सभी का वैलेंसी जो है वो तुम्हारा है -1, यहाँ होगा ये +1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्रुप का भी कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जा रहा था, ओके। तो ऐसे ही तुम्हारा कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का देखें एटॉमिक मास है तुम्हारा 40, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है तुम्हारा 88 और बेरियम का है तुम्हारा 137। तो स्ट्रॉन्शियम का जो एटॉमिक मास है उसका दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक masses of mean of the atomic masses of calcium and barium। तो देख सकते हैं 40 + 137 upon 2 that gives you the value of 88 which is the atomic mass of strontium, ठीक है। तो इनका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो देखो तीनों क्या है, तीनों मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। तो और तीनों के ऑक्साइड्स जो हैं, तीनों के ऑक्साइड्स जो हैं वो तुम्हारा एल्कलाइन है, ठीक है। तुम्हारे ऐसे कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी में देने पे तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एल्कलाइन इन नेचर है। तो ऑक्साइड्स ऑफ देम आर एल्कलाइन, ठीक है। और सभी का वैलेंसी जो है वो तुम्हारा है ऑल हैव वैलेंसी +2। तो यहाँ पर भी इस ग्रुप में भी देख सकते हैं कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस ग्रुप में भी कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डोबेनियर ट्रायड्स का तुम्हारे कुछ ट्रेंड्स देखे गए थे कि सिमिलर ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे थे और उन ग्रुप्स का तुम्हारा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखा जा रहा था, ठीक है। सो डोबेनियर could identify only following 3 triads from the elements known at that time। तो जितने भी एलिमेंट्स पाए गए थे उनमें से सिर्फ यही 3 ट्रायड में ये सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर जो ट्रेंड वाला जो था वो तुम्हारा देखा गया था, सिर्फ इन्हीं तीनों में। बाकी जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनमें से सिर्फ इन्हीं तीनों में ये प्रॉपर्टी देखा गया था, बाकी में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं देखा जा रहा था। ऐसा प्रॉपर्टी, पहला एवरेज एटॉमिक मास वाला, एवरेज एटॉमिक मास वाला, और तुम्हारा क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाला, ओके। इट फेल्स टू अरेंज all the known elements in the form of triads, ठीक है, even having similar properties। और बाकी जो एलिमेंट्स थे तो उनको ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। मतलब उनका मास वेरी कर जा रहा था, ऑल्दो दे वर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनको ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज कर पाना मुश्किल था, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक ड्रॉबैक था इस डोबेनियर ट्रायड्स का।
He could identify only a few such triads so that the law could not gain importance. ठीक है, तो सिर्फ तीन ही ट्रेंड ऐसे करके देखे गए थे, सिर्फ तीन ही ऐसे ट्रेंड देखे गए थे, इसलिए ये लॉ जो है उतना इम्पोर्टेंस गेन नहीं कर पाया. ठीक है, दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ. ठीक है, इन द ट्रायड iron, cobalt, nickel, all of three elements have nearly equal atomic masses and thus does not follow the above law. तो जिनका ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक मास है तो उनको कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो एक एक ग्रुप में जो ऑर्डर मतलब अरेंज कर रहे थे उसको अरेंज कर रहे थे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे इन तीनों का सेम एटॉमिक मास ही है ऑलमोस्ट, तो इस इन सबको प्लेस करने में दिक्कत हो रहा था. ओके, the law failed for very low mass और for very high mass elements. ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स का बहुत कम मास था, जिन एलिमेंट्स का बहुत ही कम मास था, लो मास था, और जिन एलिमेंट का वेरी हाई मास था, जिनका बहुत ही हाई मास था, तो उनके लिए तुम्हारा डोबेनियर ट्रायड तो डेफिनेटली फेल हो रहा था. ठीक है, फॉर लो मास एंड फॉर वेरी हाई मास एलिमेंट्स. ठीक है, अब देखो इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नॉट द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन. पर फिर भी इसको एक ग्रुप में रखा गया था क्योंकि तीनों के सेम प्रॉपर्टीज थे बोल करके एक ग्रुप में रखा गया था. पर क्लोरीन का एटॉमिक मास जो था वो तुम्हारा फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक मास के मीन के बराबर नहीं था. ठीक है, तो ये अपने ही जो लॉ को, अपने ही थ्योरी को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था. ठीक है, अब in future as the techniques improved for measuring atomic masses accurately, the law was unable to remain strictly valid. ठीक है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक मास को मेजर करने के टेक्निक इम्प्रूव करते गए तो वैसे में हम क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्निक इम्प्रूव करता गया वैसे वैसे एटम्स का जो एक्चुअल एटॉमिक मास था वो डिस्कवर होने लगा. तो जब एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास डिस्कवर होने लगा तो उनको डोवेनियर ट्रायड्स में फिक्स कर पाना मुश्किल हो रहा था. ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे जिसके वजह से डोवेनियर ट्रायड्स जो था वो तुम्हारा अल्टीमेटली फेल हो गया. बट it was a stepping stone to in the direction of classifying elements. ठीक है, to create an order in the elements in the basis of, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस में था. तो it was trying to classify elements. It was the first step to classify elements in order to create an order on the basis of atomic masses, okay, and similar chemical properties. नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये हम सबका सेकेंड अटेम्प्ट था टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. ठीक है, टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, दैट इट स्टेट्स दैट when elements are arranged in ascending order of their atomic masses, they fall into a pattern in which their properties repeat at regular intervals. Every eighth element starting from a given element resembles its properties to that of the starting element. ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, arranged the elements in the order of increasing atomic masses. Increasing atomic mass. ठीक है, और ऐसे में क्या पाया गया कि जब ऐसे करके इस ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे
तो एवरी एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, एवरी एट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी was equal to every फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसे तुम्हारा देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका तुम्हारा फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन। तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे तुम्हारा लिथियम से अगर शुरू करें तो ये तुम्हारा मान लो एलिमेंट नंबर 1, ठीक है, हालांकि यहाँ से एलिमेंट नंबर 1 है, पर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो लिथियम से शुरू करें तो देखो फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो लिथियम और सोडियम का तुम्हारा क्या है, सेम प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो एवरी एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू एवरी फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसे जिंक का तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, कैल्शियम का। ठीक है, रुबिडियम का किसके बराबर होना चाहिए, कॉपर का। ठीक है, क्लोरीन के किसके बराबर केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, फ्लोरीन का। ठीक है, तो सिलिकॉन का तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, कैल्शियम का। एल्युमिनियम का किसके बराबर होना चाहिए, बोरॉन का, क्योंकि एवरी एट, जैसे देखो बोरॉन के लिए फर्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, फिर देखो कार्बन सेकंड, नाइट्रोजन थर्ड, ऑक्सीजन फोर्थ, उसके बाद फ्लोरीन फिफ्थ, सोडियम सिक्स्थ, मैग्नीशियम सेवन, देखो एल्युमिनियम हमारा एट्थ। तो एवरी एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एवरी फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी के बराबर मैच कर रहा था। ओके, अब देखो न्यूलैंड जो था, ठीक है, उसने देखा कि मतलब एवरी 7 इंटरवल के बाद जो एट्थ वाला है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 1 से लेकर के 7 ये तुम्हारा चेंज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे एटॉमिक मास तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, और तुम्हारा ऐसे करके 7 बार तुम्हारा क्या हो रहा है, एलिमेंट हम चेंज कर रहे हैं। फिर 8वां जो आ रहा है वो तुम्हारे पहले को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ तुम्हारा होता है 8 नोट्स, या फिर तुम्हारा म्यूजिकल स्केल में भी वही होता है, जहाँ पे 8वां नोट जो होता है वो पहले को रिपीट करता है। ठीक है, तो न्यूलैंड कंपेयर दीज ऑक्टेव्स टू द सीरीज ऑफ 8 नोट्स ऑन अ म्यूजिकल स्केल। ठीक है, तो जैसे जो म्यूजिकल स्केल में जैसे तुम्हारा है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के बाद क्या आता है, फिर से सा आता है। ओके, तो ऐसे ही सारे गामा को इंग्लिश में बोला जाता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, फिर डो। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया कि तुम्हारा जैसा कि एवरी 7 के बाद तुम्हारा एट्थ रिपीट कर रहा है, तो उसको एक म्यूजिकल स्केल के साथ 8 नोट्स के साथ तुम्हारा कंपेयर किया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल properties of eighth element that is sodium should be similar to those of first element that is lithium। तो जैसे सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा लिथियम के बराबर मैच कर रहा है। ठीक है, एज पर दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, या फिर तुम्हारा ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स जो था ये तुम्हारा वैलिड था। ठीक है, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, न्यूलैंड्स लॉ, ये तुम्हारा वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, जनरली अप टू कैल्शियम जो एलिमेंट्स को बोला जाता है लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ जगह न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जैसे कोबल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया। ठीक है, जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कोबल्ट और निकल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया कि कोबल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया। ठीक है, ताकि ओवरऑल जो तुम्हारा जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होने वाला जो है प्रॉपर्टी, उस चीज़ को वो मतलब आगे कंटिन्यू कर सके। इसलिए कुछ कुछ एलिमेंट्स को क्या किया, एक ही स्लॉट में रखता गया, भले उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबल्ट एंड निकल विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ऐसे करके इन सब के साथ ये एनालॉगस बिहेवियर न्यूलैंड करता गया।
सो दैट उसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड को वो मेंटेन कर सके, सो दैट अपने ट्रेंड को मेंटेन कर सके। ठीक है। तो न्यूलैंड के टाइम में और एक था कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। ठीक है। न्यूलैंड के हिसाब से सिर्फ 56 एलिमेंट्स है तुम्हारे नेचर में, और इसके बियॉन्ड और कोई नया एलिमेंट्स डिस्कवर हो ही नहीं सकता। तो ये हमें पता है आज की डेट में बिल्कुल गलत है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है। नए एलिमेंट्स डिस्कवर करे जा चुके हैं और तुम्हारा आज भी डिस्कवर कर किए जाते हैं। ठीक है। तो न्यूलैंड का ये क्लेम सरासर गलत था, और न्यूलैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो था ये, है ना, वो था ये जिसमें तुम्हारा अलग अलग एलिमेंट्स को विच आर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको एक ही स्लॉट में रख दिए रहे थे ताकि ओवरऑल ट्रेंड को मेंटेन कर सके। ठीक है। और ये ड्रॉबैक तो तुम्हारा था ही, ये ड्रॉबैक तो तुम्हारा था ही, जिसमें तुम्हारा क्या है कि ये तो मेजर है कि जिसमें तुम्हारा जो ये जो भी तुम्हारा लॉ था, ठीक है, जिसमें हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है। तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले के बराबर मैच कर रहा था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स। ओके। तो ये न्यूलैंड का जो तुम्हारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो तुम्हारा था, ये तुम्हारा इसका फाइनल टेबल बना था। ठीक है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया। ठीक है। यहाँ पर भी देखो कुछ कुछ, यहाँ देखो कोबाल्ट निकल। ठीक है। तो इन सबको सेम ग्रुप में रखा गया, ऑल्दो इन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो रहे थे। ठीक है। तो देख सकते हैं कि कोबाल्ट एंड निकल were placed in group with chlorine and fluorine in spite of having different properties। ठीक है। ओके। अब देखो, in spite of above limitations, Newland was first scientist to arrange the elements in the order of increasing relative atomic masses। ठीक है। तो इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तुम्हारा इसको अरेंज करने वाला पहला साइंटिस्ट तुम्हारा न्यूलैंड ही था। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है मेंडलिव्स पीरियडिक टेबल। ठीक है। तो मेंडलिव्स पीरियडिक टेबल जो था ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू था तभी के टाइम के लिए। हालांकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, पर दिस वाज अ ब्रेक थ्रू। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन अ चार्ट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, अरेंज किया, अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ठीक है। और फिर ऐसे करके एक चार्ट बनाया, और चार्ट में तुम्हारा क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे तुम्हारा सबको अरेंज करता गया। फिर क्या किया, ही डिवाइडेड द चार्ट इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स। फिर क्या किया, जो भी चार्ट बना उसको 8 वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। और ईच कॉलम कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया था। ठीक है। ऐसे करके 8 अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर लिया सारे एलिमेंट्स को, और ए बी सी डी इन सब का सेम प्रॉपर्टी पाया गया। ई एफ जी एच इन सब का सेम प्रॉपर्टी, आई जे के एल तो इन सब का सेम प्रॉपर्टी। तो एक एक ग्रुप में, एक एक कॉलम में
जो भी एलिमेंट्स पाए गए उन सब के सिमिलर प्रॉपर्टीज पाए गए। ठीक है, जैसे इस इस कॉलम का एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, इस कॉलम का अपना अलग सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, इस कॉलम का डिस्टिंक्टिवली अपना खुद का सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो इनमें से जो एलिमेंट्स जो तो पहले कॉलम वाले, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम वाले जो एलिमेंट्स थे, द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम फॉर एग्जांपल रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स विथ हैज अ जनरल फॉर्मूला R2O। ठीक है, तो ये जो पहला कॉलम है इसमें पाया गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा किस किस्म का फॉर्मूला बता रहे हैं, R2O। ठीक है, R तुम्हारा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे लिथियम रिएक्ट करेगा तो लिथियम बाईऑक्साइड, ठीक है, Na2O, K2O। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला तुम्हारा बना रहा था। तो बेसिकली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा था बोल करके ये तुम्हारा सेम ग्रुप में आ रहे हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड कॉलम, जैसे ये तुम्हारा सेकंड कॉलम हो गया, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड कॉलम, ठीक है, रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद जनरल फॉर्मूला RO। तो सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स थे वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो फॉर्मूला बना रहे थे वो उसका जनरल फॉर्मूला हो रहा था RO। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं RO हो रहा है। Mendeleev tried to explain the similarities of elements in the same group in terms of their common valency। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि A B C D इन जो एलिमेंट्स हैं जो कि एक ग्रुप में है इनका सेम वैलेंसी है। इनका क्या है, सेम वैलेंसी है। और यहाँ पे जो ग्रुप 2 में EFGH जो है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके RO मतलब इस टाइप का कंपाउंड बना रहे थे, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका सेम वैलेंसी है। ओके, तो मेंडलीव ने ट्रेंड दिखाया और फिर उसको एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, इन द सेम ग्रुप इन टर्म्स ऑफ कॉमन वैलेंसी, इसको एक्सप्लेन भी किया। तो ये तुम्हारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये तुम्हारा देखो पहला ग्रुप है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को मेंडलीव ने मतलब नंबरिंग किया। ठीक है, और ये तुम्हारा रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो तुम्हारे यहाँ पे ये जो ऐसा कि एक एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रोज है इसको नेम दिया गया पीरियड्स। ठीक है, जो ये कॉलम्स थे वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स। ठीक है, इनको नाम दिया गया ग्रुप्स। ग्रुप्स नाम दिया किसे, वर्टिकल कॉलम को, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको बोला गया पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको बोला गया पीरियड्स। ठीक है, तो ऐसे में देखा गया, देखो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे हम टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा एटॉमिक मास जो है वो तुम्हारा इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सोडियम आया, फ्लोरीन के बाद सोडियम आया। तो सोडियम को यहाँ क्यों रखा गया, सोडियम को यहाँ क्यों रखा गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो था वो लिथियम के साथ मैच कर रहा था। ओके, तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन। तो देख सकते हैं फिर से तुम्हारा क्या हो रहा है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते जा रहे थे। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास को इंक्रीज करके अरेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अरेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर क्या देखा गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम। तो इन सब का तुम्हारा क्या, और क्या देखा गया, जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, जो वर्टिकल ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम्स, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, ग्रुप्स।
ठीक है, शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो बेसिकली तुम्हारा क्या है कि मेंडलीफ का जो तुम्हारा पीरियडिक लॉ था, ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द मेंडलीफ्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल, अ लॉ नोन एज पीरियडिक लॉ, ठीक है, ये पूछा जा चुका है कई बार, पीरियडिक लॉ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वाज प्रपोज्ड। ठीक है, this law states that the law states that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है कि जैसे जैसे हम मतलब इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स अगर रखते जा रहे थे, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज तुम्हारा वर्टिकल ग्रुप्स में तुम्हारा हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी तुम्हारा पीरियडिक लॉ है, तो बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो तुम्हारा इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे पीरियडिकली तुम्हारा सिमिलर प्रॉपर्टीज भी तुम्हारा रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इस लॉ का मतलब ये है। ठीक है, कि एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, ओके, the chemical and physical properties repeat itself periodically। मतलब एटॉमिक वेट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पीरियडिकली ये प्रॉपर्टीज भी तुम्हारे रिपीट होते जाएंगे। ओके, तो इस मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ के, ठीक है, बहुत जो तुम्हारा ऑसम फीचर्स हैं, जो तुम्हारे मेरिट्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, ग्रुप्स। नाउ देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो ग्रुप्स क्या है तुम्हारे, ग्रुप्स है तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स। There are 8 vertical columns in Mendeleev's periodic table called groups. They are represented by Roman numerals 1 to 8। ठीक है, तो इनको तुम्हारा क्या 1 to 8 तक अरेंज किया गया है। Elements present in a given vertical column have similar properties। ठीक है, तो ग्रुप्स तुम्हारा क्या एग्जिबिट करता है, इट एग्जिबिट्स सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर अ गिवन ग्रुप, फॉर अ गिवन ग्रुप। ठीक है, दूसरे ग्रुप का अपना सेम प्रॉपर्टी होगा, अपना अलग होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। ठीक है, द एलिमेंट्स विद इन एनी सब ग्रुप रिसेंबल ईच अदर टू ग्रेट एक्सटेंट। तो बेसिकली क्या था कि ये तुम्हारे कुछ कुछ ग्रुप्स को क्या किया, जो जैसे ये मान लो ये तुम्हारा कोई सा एक गिवन ग्रुप है, तो इसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ए और बी। ठीक है, और इसमें जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स पाए गए वो तुम्हारे एक दूसरे से काफ़ी रिजेंबल करते थे, पर एटॉमिक मास चेंज हो रहा था इसलिए उनको अलग अलग रखा गया। ठीक है, पर इनके सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट हो रहे थे इसलिए मेजरली इनको सेम ग्रुप में रखा गया, 2 सब कैटेगरीज बना करके। ठीक है, द एलिमेंट्स विद इन any subgroup resemble each other to great extent। For example, subgroup A elements called alkali metals। ठीक है, alkali metals जिसमें तुम्हारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे हैं, resemble each other very much। ठीक है, periods, the horizontal rows in Mendeleev's periodic table are called periods। तो तुम्हारा periods तुम्हारे क्या है, periods हैं तुम्हारे हॉरिजॉन्टल
रोज, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया पीरियड्स। ठीक है, देयर आर 7 पीरियड्स इन दी टेबल, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 7 पीरियड्स हैं विच आर डिनोटेड बाई अरेबिक न्यूमेरल्स 1 to 7। इनको कहाँ से अरेंज किया, 1 to 7, तो हमारे पास 7 पीरियड हो गए और 8 ग्रुप्स हो गए। अ पीरियड कंप्राइजेस द एंटायर रेंज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर विच प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्फ। ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारा ऐसे ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू, तो देखो ये तुम्हारा एक पीरियड नंबर 1 हो गया, ये तुम्हारा पीरियड नंबर 2, और ये तुम्हारा हो गया पीरियड नंबर 3। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो देख सकते हैं कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए और एच जो है उनका सेम प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारे 8 होने चाहिए थे ना, 8 होने चाहिए थे। तो बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे हम गलती से तुम्हारा 7 बना लिए, पर यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पीरियड में तुम्हारे टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आफ्टर 8 एलिमेंट के बाद जो तुम्हारा ये एलिमेंट आ जाएगा वो तुम्हारा क्या हो रहा है, इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो तुम्हारा क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा देखो, अ पीरियड कंप्राइजेज एन एंटायर रेंज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर विच प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्फ। तो इस पूरे रेंज के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रहा है, फिर इस पूरे रेंज के बाद फिर क्या होगा, फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होगा। ओके, नाउ प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स, तो बेसिकली कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे, और ये तुम्हारा जो था मेंडलीफ अपने समय से बहुत पहले का काम कर दिया था, ये कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उसको प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये अपने में बहुत बड़ा मेरिट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। Predicting the properties of missing elements based on the arrangement of elements in the table, he predicted that some of elements were missing and left blank spaces at the appropriate places in the table। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे और उन उन जगह पे वो गैप छोड़ दिया। ठीक है, और बोला कि यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट्स डिस्कवर करने बाकी हैं, और वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए भी। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या किया, जो जगह ब्लैंक छोड़ा था, जो जगह मिसिंग था, जो जगह ब्लैंक छोड़ा था, उनके प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि उनका ऐसा ऐसा ये प्रॉपर्टीज होगा। ओके, और फिर जब बाद में वो एलिमेंट्स पाए गए तो उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज, वैसे ही प्रॉपर्टीज पाए गए थे। ठीक है, तो मेंडलीव बिलीव दैट सम न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड डेफिनेटली, तो इसलिए उसने तुम्हारा क्या किया, तुम्हारे कई सारे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो मेंडलीव क्या किया था, प्रिडिक्टेड द डिस्कवरी of new elements by leaving blank spaces। by leaving blank spaces। ओके, तो जो जगह पे वो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा था, तो उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर, उन एलिमेंट्स का नामकरण भी वो पहले से कर दिया था। ठीक है, ही नेम दोज एलिमेंट्स टेंटेटिवली बाय एडिंग अ प्रीफिक्स एका। ठीक है, एका फ्रॉम संस्कृत न्यूमरल। तो जो भी तुम्हारा ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया था, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स लगा देंगे उसका ए का। ठीक है, टू द नेम ऑफ एलिमेंट इमीडिएटली अबव एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये मान लो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे मान लो पी है, क्यू है, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो इसके अबव तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है, ए है, तो ए का ए हो जाता। ठीक है, तो ही नेम दोज एलिमेंट्स टेंटेटिवली बाय एडिंग अ प्रीफिक्स ए का। ठीक है, टू द नेम ऑफ एलिमेंट इमीडिएटली अबव ईच एम्प्टी स्पेस।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता मेंडलीव के हिसाब से, ए का ए। ठीक है, सो बेसिकली ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मिसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसका देखो प्रेडिक्ट किया था, ए का एल्युमिनियम, ए का बोरॉन, ए का एल्युमिनियम, ठीक है, ए का सिलिकन। ठीक है, और जो भी प्रेडिक्ट किया था उनके प्रॉपर्टीज जो थे वो तुम्हारे क्लोज टू वही ऑब्जर्व किया गया, उनके ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज भी वही ऑब्जर्व किया गया जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करके गया था। ठीक है, जैसे तुम्हारा देखो एक है एल्युमिनियम का, ठीक है, वो तुम्हारा देखो इसका एक एल्युमिनियम जो कि है तुम्हारा गैलियम। ठीक है, एक एल्युमिनियम जो था वो बेसिकली बाद में उसको नामकरण हुआ उसका गैलियम। ठीक है, तो इसने प्रेडिक्ट किया इसका एटॉमिक मास 68 होगा, उसका एटॉमिक मास पाया गया 69.7। इसका डेंसिटी इसने प्रेडिक्ट किया था 5.9 और पाया गया 5.9। वो देख सकते हैं कि कितना कितना क्लोज रिजेंबलेंस है। मेल्टिंग पॉइंट लो बोला गया था और इसका भी देखो लो पाया गया। ठीक है, क्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो। ठीक है, क्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हारा बिल्कुल सेम आया। तो ये जो था मेंडलीव का बहुत ही सैलिएंट फीचर था कि ही प्रिडिक्टेड, है ना, कि तुम्हारा कौन सा एलिमेंट्स डिस्कवर होने बाकी हैं। और तो और प्रिडिक्ट करना एक चीज़ होता है और उसका प्रॉपर्टीज़ को पहले से बता देना। ठीक है, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ को भी पहले से बता दिया और वो क्लोज टू एक्चुअल पाया भी गया। सिमिलरली एका सिलिकन जो कि बाद में उसका नामकरण हुआ जर्मेनियम। ठीक है, तो इसके भी प्रॉपर्टीज देखो बिल्कुल सिमिलर पाए गए। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फीचर फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक और काम कर गया था कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मासेस को करेक्ट करते गया था। ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन कनेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड। ठीक है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को करेक्ट करा गया। ठीक है, बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड। ठीक है, जैसे कि इससे पहले बेरिलियम वॉज गिवन एन एटॉमिक मास ऑफ 13.5। ठीक है, और एटॉमिक वाट कैसे निकाले जाते थे, एटॉमिक वेट वॉज बेसिकली इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये फॉर्मूला लगाते थे तभी एटॉमिक वेट निकालने के लिए। ओके, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली एज 4.5। ठीक है, द वैलेंसी अंडरस्टूड वॉज 3, therefore atomic weight of beryllium was given as 4.5 into 3। ठीक है, तो पहले के टाइम में बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट पाया गया बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पाया गया, इक्विवेलेंट पाया गया 4.5। ठीक है, ये कैसे पाया गया, एक्सपेरिमेंट करके। और बेरिलियम का वैलेंसी माना जाता था, वैलेंसी वॉज इक्वल टू 3 बेरिलियम का। ओके, तो ऐसे में बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या हो गया, बेरिलियम का एटॉमिक मास हो गया 4.5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13.5। ठीक है, नाउ विद दिस एटॉमिक वेट इट हैड टू बी प्लेस्ड इन द रॉन्ग ग्रुप इन द टेबल। ठीक है, ही सेड दैट इट्स वैलेंसी शुड बी ओनली 2, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बेरिलियम का वैलेंसी 3 है तो ऐसे में एटॉमिक वेट डिफर कर जा रहा है। तो ऐसे में अगर मेंडलीव इसको प्लेस करने जाता तो ये तुम्हारा एक गलत टेबल में तुम्हारा प्लेस हो जाता जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं करते। तो मेंडलीव ने क्या देखा कि बेरिलियम के प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसको उस जगह पे रख दिया और फिर बोला कि जो बेरिलियम है उसका वैलेंसी तुम लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, बेरिलियम का वैलेंसी ऑफ बेरिलियम शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, he said that its valency should only be 2। ठीक है, and then its atomic weight will be 4.5 into 9। और उसके बाद फिर तो उसके हिसाब से तुम्हारा फिर बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना आ गया 9, और फिर उसको करेक्ट जगह पे फिर प्लेस किया।
करेक्ट जगह पे प्लेस किया जहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी उस ग्रुप में बेरिलियम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी तुम्हारा एग्जिबिट हो रहा था, ठीक है। सो बेसिकली इफ एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज 9, इट वुड फिट इन सेकंड ग्रुप, इट वुड फिट इन सेकंड ग्रुप जहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं, एंड इट्स प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली आर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। He also helped in calculation of correct atomic weights of indium and gold, ठीक है। तो बेरिलियम का ऐसे करके करेक्ट प्लेसमेंट किया अपने पीरियोडिक टेबल में, और उसके बाद फिर तुम्हारा इंडियम का भी बाय करेक्टिंग इट्स एटॉमिक वेट एंड गोल्ड, ठीक है। तो इन सब का एटॉमिक वेट चेंज किया, एटॉमिक वेट एक्चुअली रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाइड atomic weights so that it can be placed at the correct position in the periodic table, ठीक है, where elements present in same group had same properties, ओके। तो ताकि उसको सही जगह पे रख सके, ऐसे जगह पे रख सके जहाँ पे उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिबिट हो रहा हो, इसीलिए बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड का मेंडलीव ने क्या किया, जो एटॉमिक वेट था वो रेक्टिफाई किया गया, और फिर बाद में देखा गया कि जो मतलब रेक्टिफाइड जो एटॉमिक वेट था वो तुम्हारा करेक्ट ही था, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ दी वेरी बोल्ड मूव्स, ठीक है, बोल्ड मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आता है ये। ना कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम भी हुआ, ठीक है, जैसे टेलुरियम एंड आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए थे, ठीक है। वेर ऑब्जर्व्ड इन द टेबल द एनोमलस सीरीज कंटेंट एलिमेंट with more atomic weights like tellurium 127.6 placed before the element with less atomic weight like 129.6 126.9 iodine, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है टेलुरियम का वो ग्रेटर है आयोडीन से, इसका तुम्हारा एटॉमिक मास कितना है 127.6 है, और इसका एटॉमिक मास कितना है 126.9 है। पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा क्या था, आयोडीन पहले रखा गया था और टेलुरियम बाद में रखा गया था। होना क्या चाहिए था, ठीक है, ऐसे करके रखा था, होना क्या चाहिए था, टेलुरियम पहले आ गया और आयोडीन बाद में गया, ठीक है। जो लाइटर एलिमेंट था वो बाद में आया और जो हैवियर एलिमेंट था वो पहले आ गया था। हालांकि ये ऐसा गलत था, ऐसा होना गलत था, क्योंकि ये मेंडलीव का जो तुम्हारा लॉ था उसको मतलब वैलिडेट नहीं करा था, क्योंकि मेंडलीव को क्या करना था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में सबको अरेंज करना था, पर यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं, इस केस के लिए डिक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया था, ठीक है। But Mendeleev accepted this minor inversion in order of increasing atomic weight. With these inversions resulted elements being placed in correct groups. तो मेंडलीव क्या किया, इसको स्लाइड कर गया, इसको रहने दिया, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसे करके रख रहा था तो बाकी एलिमेंट्स जो थे, बाकी एलिमेंट्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बाकी एलिमेंट्स में, ठीक है, इन रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी तुम्हारा ट्रेंड था वो वैलिड था, ट्रेंड वैलिड कर रहा था, ठीक है, इसीलिए मेंडलीव क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है, टेलुरियम और फिर आयोडीन, इसको ऐसे रहने दिया क्योंकि बाकी एलिमेंट्स में तुम्हारा ट्रेंड्स मेंटेन हो रहा था। कौन से ट्रेंड मेंटेन हो रहे थे,
एक तुम्हारा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला, एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और दूसरा दूसरा सेम प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये बाकी एलिमेंट्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे थे भूल करके, इसको भले ये तुम्हारा गलत था इसको फिर भी रहने दिया मेंडलीफ ने, इसको बेसिकली ओवरलुक कर दिया मेंडलीफ ने। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। The position of hydrogen in the table is not certain because it can be placed in group 1A as well as in group 7A। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन में इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर इस ऑर्बिट में ये कौन सा के शेल है ना, ये तुम्हारा के शेल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या चाहिए होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इट कैन आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और आइदर इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 1 नंबर। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, इसका पोजीशन होना चाहिए 1A। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका पोजीशन होना चाहिए 7A। ठीक है, पर हाइड्रोजन दोनों करता है। ठीक है, वो कभी कभार लूज भी करता है, कभी कभार इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। ठीक है, तो ऐसे में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगा, 1A में होगा या फिर 7A में होगा। ठीक है, तो ये सब एक बड़ा प्रॉब्लम था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद फिर तुम्हारा आता है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास प्रेसीड दोज विथ लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे टेलुरियम का तुम्हारा एटॉमिक मास जो है वो तुम्हारा ज़्यादा था, टेलुरियम का एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, तो टेक्निकली करेक्ट ट्रेंड क्या होना चाहिए था, करेक्ट ट्रेंड होना चाहिए था पहले आयोडीन का मास आता उसके बाद फिर टेलुरियम आता, पर मेंडलीफ क्या किया, मेंडलीफ क्या किया, इसको उल्टे ऑर्डर में लिखा, टेलुरियम और आयोडीन इस ऑर्डर में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वैलिड नहीं कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नॉट वैलिड फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही कोबल्ट एंड निकल, ठीक है, आर्गन एंड पोटेशियम वे प्लेस्ड इन द टेबल डेविएटिंग द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। ऐसे ही तुम्हारा क्या था दूसरा, कोबल्ट एंड निकल, और फिर तुम्हारा आर्गन एंड पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा पहला टेलुरियम एंड आयोडीन। तो ये तीन जो तुम्हारे एलिमेंट्स थे, मतलब ये तीन ग्रुप्स जो थे, इनको तुम्हारा इनमें तुम्हारा जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाज नॉट वैलिड। ठीक है, और ऐसा मेंडलीव ने इसलिए किया था ताकि बाकी एलिमेंट्स में जो पीरियोडिसिटी जो ट्रेंड्स हैं वो तुम्हारा बरकरार रहे। ठीक है, ट्रेंड कौन सा, तुम्हारा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों जो है ये दोनों तुम्हारा जस्टिफाई करे बाकी एलिमेंट्स के लिए, फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स जस्टिफाई करे, इसलिए तुम्हारा क्या आ गया कि यहाँ पे इन सब को मेंडलीव ने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, भला कि ये तुम्हारा विच वाज रॉन्ग, ठीक है, विच वाज रॉन्ग ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, dissimilar elements placed together।
ठीक है। एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए जिनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं थे, उनको भी तुम्हारा सेम ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल alkali metals like lithium, sodium, potassium, etc. of group 1a have little resemblance with elements like copper, silver, gold, ठीक है। तो इन सबको साथ में रखा गया। हालांकि तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके और इनके प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैच नहीं करते हैं, पर फिर भी इनको सेम ग्रुप में रखें, फिर भी इनको सेम ग्रुप में रखें। और ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा इट वाज रॉन्ग, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड, ठीक है। सम एलिमेंट्स विच हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक कॉपर एंड मरकरी का तुम्हारा सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एंड सिलिकन एंड थैलियम का तुम्हारा सेम प्रॉपर्टीज है, पर ये अलग अलग ग्रुप्स में पाए गए, ठीक है। इसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को जस्टिफाई करना था, ठीक है। तो कॉपर एंड मरकरी अलग अलग ग्रुप में हो गया, सिलिकन एंड थैलियम अलग अलग ग्रुप में हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा सबसे मेजर प्रॉब्लम था, ये तुम्हारा सबसे मेजर प्रॉब्लम था, वो था तुम्हारा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स तुम्हारा होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन का, ठीक है, कार्बन का 6 और 12, और इसका तुम्हारा कार्बन का एक और आइसोटोप है 6 और 14, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और तुम्हारा एटॉमिक मास तुम्हारा 12 है, और एक और आइसोटोप है कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 14। तो अगर इसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर रखते गए तो कार्बन तुम्हारा यहाँ पे आएगा क्योंकि इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, तो कार्बन 6, 12 यहाँ पे आ जाएगा, और एक और कार्बन 6 और 14 यहाँ पे आ जाएगा। बीच में हो सकता है कोई और एलिमेंट आ जाए, पर हालांकि ये तुम्हारा और ये दोनों तुम्हारा सेम एलिमेंट है तो होना चाहिए दोनों एक साथ, ठीक है। पर आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का कोई क्लियर स्टैंस नहीं था कि आइसोटोप्स मतलब जिनके सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मास है उनको कैसे अरेंज किया जाए, ओके। तो ये तुम्हारा सबसे मेजर प्रॉब्लम था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड तुम्हारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तुम्हारे मेजर प्रॉब्लम्स थे जो कि मेंडलीव्स को फेस करना पड़ा। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये तुम्हारा डिसिमिलर एलिमेंट्स और सिमिलर एलिमेंट्स वाला प्रॉपर्टी मतलब तो था ही प्रॉब्लम। So finally, the merits of Mendeleev's periodic table and limitations of Mendeleev's periodic table इनका बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे असर के लिख दिया गया है, ठीक है। तो मेरिट्स क्या था कि एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बन गया जहाँ पे तुम्हारा क्या था कि एलिमेंट्स को इस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया कि हम सिंपली उसका पोजीशन देख करके अनुमान लगा सकते थे कि इसका तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, जो हम देखे थे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुम्हारा गलत एटॉमिक मास था तो उनको करेक्ट किया गया, ठीक है, सो दैट दे दोज एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ग्रुप्स। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स दैट वेर येट टू बी डिस्कवर्ड। कुछ एलिमेंट्स जैसे एका एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा क्या था कि तुम्हारा एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, ये सब तुम्हारा क्या था, डिस्कवर नहीं हुए थे, पर इनको प्रिडिक्ट कर दिया मेंडलीव ने, और ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको यहाँ पे रख दिया जाएगा, और उन अनडिस्कवर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दिया गया था। प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, when discovered they were easily placed easily into a new group called zero group, ठीक है। तो पहले नोबल जब मेंडलीव ने बनाया था तब नोबल गैसेस नहीं था, पर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुआ तो देखना बिल्कुल राइट साइड में तुम्हारा नोबल गैसेस का एक ग्रुप है जहाँ पे जीरो रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो बाकी ऑर्डर तुम्हारा लेफ्ट साइड में था और यहाँ पे तुम्हारे सारे नोबल गैसेस रख दिए गए, तो इससे तुम्हारा जो भी पीरियोडिसिटी या फिर जो भी ट्रेंड था वो हैम्पर भी नहीं हुआ, ओके। और मेजर लिमिटेशंस क्या था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका प्रॉपर्टी अल्कलाई मेटल्स जैसा होता है, जो कि तुम्हारा ग्रुप 1a के बराबर हो, या फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो अपना प्रॉपर्टी हेलोजन जैसा बताता है, ठीक है, जो कि ग्रुप हो गया 7a। तो ऐसे में हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ रखे, 1a में रखे या फिर 7a में रखे, ये क्लियर नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। और मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ऐसे में सेम एलिमेंट्स का पोजीशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो और पर जब उनका अलग अलग पोजीशन हो गया तो फिर उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले भी एक जगह पे नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का, ठीक है, जिसके ऊपर मेंडलीव का कोई क्लियर स्टैंस था नहीं। ओके, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ये तो तुम्हारा एक मेजर ड्रॉबैक था, जिसमें तुम्हारा कोबल्ट हैज़ हायर एटॉमिक वेट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल, ठीक है। तो जिसका कुछ एलिमेंट्स है जिसका ज़्यादा एटॉमिक वेट है उसको लाइटर एलिमेंट्स से पहले रख दिया गया, सो दैट द ऑर्डर और द ट्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्टिल रिमेन्ड। प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के पर अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये भी तुम्हारा एक पॉइंट था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमॉन्ग द एलिमेंट्स, ठीक है। कॉज क्या था, ठीक है, ये तुम्हारा पीरियोडिसिटी हो क्यों रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तुम्हारे क्या क्या थे कि तुम्हारा यहाँ पे देखो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा इधर 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप्स 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप 8 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप, ये जो ग्रुप 8 है इसका कोई सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा ऐसा करके 3 3 के ऑर्डर में तुम्हारा रख दिया गया, ठीक है। और जो तुम्हारा ग्रुप मतलब सब ग्रुप ए एंड बी है इसको कैटेगराइज किया गया बाय द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। और एलिमेंट्स इन दी सेम ग्रुप एग्जिबिटेड सेम प्रॉपर्टीज, और जो तुम्हारे ये सब ग्रुप्स में जो ए और बी हैं इनमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनका सिमिलर प्रॉपर्टीज पाया गया था, ठीक है। ए और बी सब ग्रुप में तुम्हारा जो एलिमेंट्स रखे गए उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज पाया गया था, ओके। दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के बेसिस में फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, ताकि इस लेक्चर में जो भी कंसेप्ट्स और थ्योरी बताया गया है उनके बेसिस पे ये टेस्ट लिया जाएगा, तो तुम अपना अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सको। ये टोटली फ्री है और इसके लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टडी नोट्स रिक्वायर्ड होगा वो तुम्हारा फ्रीली अवेलेबल है और इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स भी तुम्हारा हम फ्री में दे रहे हैं और इनके भी लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इन सब के मदद से तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन है उनमें तुम्हें डेफिनेटली मदद मिलेगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम लेक्चर्स फ्री में अपलोड कर ही रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में और भी तुम्हारे एकेडमिक्स रिलेटेड और भी जो तुम्हारे थ्योरी वाले वीडियोस हम अपडेट करेंगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए, ओके। एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब, ठीक है। वंस अगेन अगर कहीं कोई डाउट हुआ, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड एड्रेस योर डाउट, ओके। दिस इज मी, my name is Shakti. Now see you in next lecture of this NTSC master course.